हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। पाठ 1 क्लास 10th का लेसन 1 मैथ का वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो बच्चे 9th से 10th में आ गए हैं वो अपने आप तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि स्टार्ट हो गया आप लोग का बैच का। ये बैच जो है आपका चलेगा पूरा आखिरी तक। इस बैच में जो बच्चे 9th से 10th में गए, इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये बैच बनाया गया है, टारगेट बैच। इस बैच का नाम भी रख देते हैं आज, टारगेट बैच। टारगेट बैच में क्या होगा, इसमें हम लोग मैथ को इस प्रकार पढ़ेंगे कि हर एक बच्चे का हर एक क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से लगे। मतलब कि मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रकार पढ़ाएं कि 100 में 100 मार्क्स सभी बच्चों का मैथ में आए। क्योंकि देखिए, मैथ ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं, और सभी विषय में तो देखोगे आप राइटिंग के कुछ ना कुछ नंबर काट जाता है, लेकिन मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं 9th में, अरे 10th में, सॉरी, मैथ में। तो इसके लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं अब ये वास्तविक संख्याएं। देखिए, इस चैप्टर को कोई भी चैप्टर हो, इसी को नहीं, सभी चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर की बेसिक चीज़ें जो हैं उनको जानना जरूरी है। जैसे इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो संख्याएं के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो है उसको हम लोग सीखेंगे, फिर इस चैप्टर पे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर का नाम है। तो संख्याएं क्या होती हैं, किसी भी चीज़ को हम जब काउंट करने के लिए, गिनने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो संख्याएं होती हैं। संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं आपकी। तो इसमें हमको जो इस चैप्टर में ज़रूरत है जिस संख्याएं का, उसके बारे में हम पहले देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 1 से शुरू होती है, इसका अंत होता नहीं है। इस अनंत का चिन्ह है, सिंबल है इनफाइनाइट का, मतलब लिखते जाइए, ख़त्म नहीं होने वाला। फिर आता आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? इसमें जो आपका, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है ना, तो पूर्ण संख्या उसके आगे बस 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक ये चले जाएगा इसे इनफाइनाइट तक। तो इन सब संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए, मतलब जिसका अंत न हो। फिर एक आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं आपकी, वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों जब मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब जैसे धनात्मक, पहले तो देखो बीच मिडिल में आपका 0 होता है, फिर उधर जब हम 0 के दाहिने साइड जाते हैं तो वो पॉजिटिव संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, ये जाएंगी कहाँ तक? अनंत तक। हम प्लस आगे लिखे किसी संख्या के आगे, आप जैसे ये 1 है तो 1 के आगे प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, ये संख्या पॉजिटिव है ही, चाहे इसे लिखिए चाहे इसे, तो सबको हमने पॉजिटिव में लिख दिया। अब इधर जब लेफ्ट साइड 0 का आएंगे, सारी संख्या ऋणात्मक होती है, -1, -2, -3, ये कहाँ तक जाएगा? इसे इनफाइनाइट तक। मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक जाइए, इधर भी इनफाइनाइट तक जाइए, बीच में 0, तब ये देखो प्लस, 0 और नेगेटिव, ये तीनों संख्या मिलकर क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। अब इसी में आपको ये भी जानना है भाई, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या आपकी वैसी संख्या होती हैं जो अपने आप से तो कटती हैं स्वयं से, और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती हैं। कोई भी उनको, कोई और भी संख्या काट सकती है। जैसे कि मैं बोलूँ 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, तो ये सब संख्याएं देखिए भाज्य संख्याएं।
देखिए 2 से कट जाएगा, ठीक है। और 4 क्या है, 2 से भी कट जाएगा आपका, और 4 से भी कट जाएगा। 6 क्या है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कट जाएगा। तो इस सारी संख्याएं जो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे और कोई तीसरी संख्या उसे नहीं काट सकती, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे आपका हो गया 2 4 2 3 5 7 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 तो 3 से भी कट जाएगा। 11 13 ऐसे जाते जाते कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाइए। तो इसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे या स्वयं से कटे और किसी तीसरे संख्या से न कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक बार फर्स्ट सबको बता देते हैं फिर से। प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, 1 से लेके अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेके अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, इधर नेगेटिव, शून्य और पॉजिटिव संख्या को मिला के पूर्णांक कहलाता है, ठीक। भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो अपने से तो कटती हैं और किसी दूसरे भी संख्या से कट जाती हैं, और उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप से कटती हैं, या फिर 1 से तो सभी कट जाती हैं, तो 1 को मायने नहीं रखता है, 1 से कटे या फिर स्वयं अपने आप से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इतना देखिए, पहले संख्या के बारे में जानकारी हो गया। जब हम आगे बताएंगे तो फिर आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले संख्याओं का। चलिए अब आते हैं, अब संख्या की बात हो गई, अब इस संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है वो भी देख लेंगे। इसमें जो जो पढ़ना है वही चीज़ हम देखेंगे भाई, क्योंकि आपको ऐसा पढ़ना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको हम एकदम कर दें, ऐसा लगे ना कि हम पढ़े हैं और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको पढ़ना है किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, इसी को अंग्रेजी में हम लोग होते हैं फैक्टर। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, यदि किसी संख्या को कोई भी संख्या अगर काटती है, ठीक है, किसी संख्या को कोई भी संख्या विभाजित करती है, तो विभाजित हुई संख्या विभाजित करने वाली संख्या विभाजित संख्या का गुणनखंड होता है। अभी हमने लिख क्या दिया भाई, इसको तो इस सरल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया 12, ठीक है। अब 12 को जो संख्या इसको काटेगी वो सारे इसके गुणनखंड होंगे। तो इसके गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं भाई, देखिए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि 2 12 काट देगा 12 को, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, और क्या काट सकता है, और 12 भी स्वयं काट सकता है। तो ये सब इसके क्या हुए, गुणनखंड हुए, ठीक है। तो अब देखो जाओ इसको हम कैसे लिखते हैं भाई। जैसे मैं अगर कहूँ, हाँ चलिए ये तो है। अब मैं जैसे आपसे कहूँ कि 20 का गुणनखंड लिखिए,
ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे पहले आपके जो होते नहीं हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 ठो, उसमें एक खे आ देगा, कहेगा कि 20 का गुणनखंड लिखिए या किसी भी संख्या का। तो इसका गुणनखंड लिखने के लिए 20 का बताइए, 20 को कौन कौन काट सकता है भाई? 20 को 2 भी काट सकता है, 20 को और 4 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, 10 भी काट सकता है। तो ये सारे के सारे इसके कौन हैं? गुणनखंड हैं, ठीक है। तो 20 के ये सारे गुणनखंड। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं इसकी परिभाषा को, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब आते हैं गुणनखंड वृक्ष, जो आपके चैप्टर में है। गुणनखंड वृक्ष ये क्या होता है भाई? अच्छा, एक थोड़ा एक क्वेश्चन और बताइए, गुणनखंड पहले सीख लो अच्छे से। अच्छा, हमको बताइए, मैं पूछूं 25 का गुणनखंड बताइए। 25 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है बताइए? 25 का गुणनखंड 5 हो सकता है, बस। 5 के अलावा और कोई हो सकता है? 5 के अलावा कोई चीज़ कसबा नहीं करता, इसका गुणनखंड 5। और मैं पूछूं अगर 30 का, तब 30 के गुणनखंड बताइए। तो देखिए 2 है, 3 है, और क्या है? 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 है, 6 है, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 11 नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं कटेगा। तो इसके ये गुणनखंड है। मतलब बस ये ध्यान देना कि ये वाली संख्या जिसका गुणनखंड पूछा है उसको काटने वाले कितने लोग हैं, जितने लोग रहेंगे वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो गुणनखंड क्लियर है आप लोग को? गुणनखंड अगर किसी भी संख्या का लिखने के लिए दे दिया तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वृक्ष गुणनखंड। गुणनखंड को वृक्ष बनाना है। वृक्ष गुणनखंड क्या होता है भाई? वृक्ष गुणनखंड, वृक्ष गुणनखंड क्या होता है? मतलब गुणनखंड को वृक्ष में क्या होता है? शाखाएं होती है ना, देखेंगे वृक्ष पेड़ रहता है तो उसमें डाली वाली निकला रहता है, तो वही गुणनखंड को वृक्ष के रूप में लिखना ही वृक्ष गुणनखंड कहलाता है। मतलब कोई भी गुणनखंड है उसको तो शाखा ओखा डाली वाली की तरह बना दो, वो वृक्ष गुणनखंड हो। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड का क्वेश्चन ही है, 28 का वृक्ष गुणनखंड लिखिए। 28 का वृक्ष गुणनखंड। तो देखो कैसे करते हैं, आप लोग बहुत पहले बचपन में सीखेंगे एलसीएम है भाई, इसमें भी सीखेंगे आगे, इसी चैप्टर में आगे हम लोग सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आज जो ये जितना पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य संख्याएं तक पढ़ेंगे ही, एलसीएम अगले वाले वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर के। तो एलसीएम कैसे, जो पहले अभी बचपन वाला एलसीएम, 28 का एलसीएम कैसे निकालते थे आप लोग? ऐसे लाइन खींचते थे, फिर 2 से काटते थे, 2 से जितनी जो सबसे छोटी संख्या उससे काटते थे, तो 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में कट जाएगा। तो इसका अगर वृक्ष गुणनखंड लिखना है तो देखो ऐसे लिखेंगे, 28 है, अब 28 को इसे डब्बे में रख लीजिए। क्या मैं 28 को 2 गुणे 14 लिख सकता हूँ? 2 गुणे 14। फिर 14 को क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 2 सते 14। अब 7 को तो हम तोड़ नहीं सकते, 7 तक कटेगा स्वयं से ही, तो इसलिए ये क्या हो गया? इसका वृक्ष गुणनखंड, 28 का वृक्ष गुणनखंड। तो ऐसे तो निकाल ही सकते हैं आप लोग। अब मैं पूछूं, बताइए अच्छा आप लोग, 144 का वृक्ष गुणनखंड, 144 का वृक्ष गुणनखंड। तो क्या करेंगे? 144 पहले 2 से कटेगा, क्योंकि 144 जो है सम संख्या है, तो सम संख्या 2 सबसे छोटी सम संख्या उससे कटेगा ही। तो 2 से काटिए, कितनी बार में कटेगा? 2 से कटेगा 72 बार में। फिर 72 भी तो सम संख्या है, 2 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा? 2 से कटेगा 36 बार में। 36 भी तो 2 से कटेगा,
36 कटेगा 2 से 18 बार में, 18 भी तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 9 बार में। ठीक, अब नीचे आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, बस देख लें हम, हो सकता है दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है। उसके नीचे और उसके ऊपर इधर कर देते हैं। अब 9 किससे कटेगा, 9 जो आपका कटेगा, 9 जो आपका कटेगा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 बार में, 3 त्रिक 9। तो ये हो गया इसका वृक्ष गुणनखंड, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पर रहेगा, इसे 2 थे 3 3, तो ये हो गया 144 का वृक्ष गुणनखंड। तो वृक्ष गुणनखंड में करना क्या आपको कि बस उसको काट करके एकदम ऐसे शाखा में बना के लिख देना है। तो ये आपके वृक्ष गुणनखंड हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, आप लोग घर से करिएगा। आप लोग बताइएगा 128 का, 128 का वृक्ष गुणनखंड, 128 का वृक्ष गुणनखंड, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब आगे चलते हैं वृक्ष गुणनखंड से। अब वृक्ष गुणनखंड जो आप लोगों ने सीखा, मतलब अभी हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, हमने सीखा संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या और आपके भाज्य संख्या, ये सीखे। फिर हमने देखा गुणनखंड क्या होता है, फिर हमने देखा वृक्ष गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अभी प्रमेय कहता क्या भाई, पहले तो ये पता होना चाहिए। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, दुनिया का तुम कौनो भाज्य संख्या ले लो, उसका जो गुणनखंड होता है वो अभाज्य गुणनखंड, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब आप कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए, जो उसका गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या होता, अभाज्य गुणनखंड उसके होते हैं। ठीक है, मतलब इसको बोला जाए तो कैसे बोल सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को क्या बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। समझ में बात आ रही है? पहले प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे हम उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 42, हमको ये बताइए 42 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। क्या मैं कह रहा हूँ अब 42 का अभाज्य गुणनखंड, तो हमने अभी तो परिभाषा बताया है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि जितने भी भाज्य संख्या हैं सबको अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हो। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड में मतलब उसमें सारे के सारे अभाज्य संख्याएं रहेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए यहीं 42 है ना, तो 42 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 7, 2 तिहाई 6, 6 सते 42। तो ये देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं नहीं? तो लिख सकते हैं भाई गुणनफल, सॉरी, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनफल, गुणनखंड दूसरा चीज होता है, गुणनफल, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको लिखे कैसे हमने? बस ये देखिए 2 से काटिए एक बार, फिर 3 से काटिए, फिर जो से कट रहा है बस उसी अभाज्य, जितना भी
जितने भी अभाज्य संख्या बस उनको आप लिखेंगे, कोई भाज्य सम संख्या से नहीं लिखेंगे, कोई भाज्य संख्या से नहीं लिखेंगे। और भी जैसे कुछ क्वेश्चन है कह रहा है कि 50, 15, 60 इसका अभाज्य गुणनफल लिखिए। अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल इसका बताइए। इसका अभाज्य गुणनफल ये 2026 का क्वेश्चन है, इसी साल आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये 2026 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली बोर्ड में आया है कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अब करेंगे क्या भाई, सबसे पहले 1560 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से कटेगा, 2 से 14, 2 8 16 0, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18 0। जब तक 0 रहेगा लास्ट में तब तक वो 2 से कटता रहे। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 5 10। अब देखो 0 हट गया तो लास्ट में 5 आ गया। जब भी आखिरी में 5 होता है ना तो वो संख्या 5 से 100% कटती है। तो 5 से काटिए, 5 3 15, फिर 4 बचा, 5 9 45। अब 39 किससे कटेगा, 13 से, 13 3 39, फिर 3 से कटेगा एक बार, ठीक है। या पहले 3 ही से काट सकते हो, जरूरी नहीं कि 13 से काटो, पहले छोटी संख्या से काट दीजिए, या तो इसको भी 3 से काट सकते हो, 3 से कोई भी काट लीजिए, चलिए सही है, सब है। 13 3 39, 3 1 कम 3। अब हमको इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है, देखिए किसे लिखेंगे। 1560 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार है, 3 कटे है, 1 के है, 5 कटे 1 के है, 13 कटे 1 के। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे शॉर्ट फॉर्म में, 2 के पावर 3, 3 थे, गुणे 3 के पावर 1, गुणे 5 के पावर 1, गुणे 13 के पावर 1। चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, ये 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड ये है, ठीक है। 1 मत भी लिखिए, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 1 रहता तो नहीं भी लिखते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड लिखने समझ में आया। कोई भी भाज्य संख्या हो, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी, यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये सारे के सारे भाज्य संख्या, ये भी हमने अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर दिया है। आप लोग को क्वेश्चन दे, आप लोग भी करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के भी आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये देखिए हर बार आते हैं ये सब बोर्ड में क्वेश्चन। तो इसको कैसे करते हैं आप लोग अभी देखा। जैसे एक क्वेश्चन 2023 का है, 2023 का क्वेश्चन ये है, 400 का अभाज्य गुणनफल लिखिए। तो 400 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 400 को देखो, 400 का फैक्टर कर लीजिए यहाँ से। तो 2 से काटेंगे 200 बार में, 2 से काटेंगे 100 बार में, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 4 2 है, 1 2 3 4 2 2 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2। तो ये हो गया 400 का क्या, अभाज्य गुणनफल। अब ये 2023 का क्वेश्चन है। अब 2025 में क्या पूछा, 24 में नहीं पूछा था, 24 में इसी चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया था। और एक क्वेश्चन ये भी है 144 का बता देंगे, अभी नहीं बताएं, 144 का है, ये 2025 का क्वेश्चन है। 144 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 144 का सेम वही काम है अपना, 144 का फैक्टर कर लीजिए, 144 का, और 2 से काट दीजिए, 2 से 14, 2 दूनी के 4, 2 36 से बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो कटे हुआ तो 1 2 3 4, 3 गुणे 3। तो लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। तो ये हो गया 144 का अभाज्य गुणनफल। समझे भाई, 144 किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल निकाल सकते हैं ना।
बस एलसीएम करना है, एलसीएम करने के बाद जो आएगा वही आंसर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे हम बताएंगे। एक क्वेश्चन इसी में का थोड़ा वो टाइप बदल के देता है, जैसे ये ऐसे दे देगा सिंपल, कहेगा कि हाँ ये भाई संख्या का अभाज्य गुणनफल लिखिए, तो आप झटाक दे लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको फंसाना चाहे, जैसे इसे पूछ दिया कि बताइए, एक क्वेश्चन है ये आपका 3 × 5 × 7 और +7 ऐसे लिख दिया है। अब कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या अभाज्य संख्या है। अरे भाज्य संख्या है, क्या है मतलब आपको व्याख्या करना है कि ये संख्या भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या किसी न किसी से कट जाए, या फिर अगर उतना हम नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी तो आप अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या पढ़े हो, किसी भी संख्या का, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आप चेक करिए क्या इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो समझ लीजिए संख्या भाज्य संख्या है। तो देखिए भाई, पहले इसको हम क्या करेंगे, क्या इनसे मल्टीप्लाई कर ले अंदर, 5 से 15, 15 सकते कितना हो गया 105, फिर +7, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112। अब 112 संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं चेक कर लीजिए। वैसे देख के तो बता ही सकते हैं, लेकिन हमको चेक करना है इसको कि इसका अभाज्य गुणनफल क्या होगा। 2 से कटेगा 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, 2 से कटेगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 से कटेगा 14 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार। तो क्या हम 112 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 7? तो देखिए 2 1 2 3 4 ठे 2 है, 2 के पावर 4 × 7 के पावर 1। तो ये हमको बताइए 2 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लिए कि नहीं? तो जब अभाज्य गुणनफल के रूप में हमने लिख लिया इसको, तो कहेंगे कि हाँ ये संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके हम अभाज्य गुणनफल को रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि अगर कोई भी दुनिया का कौनो भी भाज्य संख्या हो, उसका हम अभाज्य गुणनफल लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख के दिखा दिया। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको देखते रहिए ध्यान से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अभाज्य संख्या तो हम लोग पढ़ लिए हैं और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी देख लिए। अब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की सहायता से लस और मस कैसे ज्ञात करते हैं, अब ये सीखेंगे। अब इसमें लस और मस कैसे निकाला जाता है और उसको हम लोग देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लस तथा मस ज्ञात करना कैसे सीखेंगे। ठीक है, जैसे संख्या दे दिया उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल करके उसका हम लोग कैसे लस और मस निकालेंगे, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका हाँ ठीक। अब जैसे कुछ संख्याएं हैं, जैसे उनका हम दिखा देते हैं। पहले इनका HCF निकालने के लिए क्वेश्चन कुछ इसके ले लेते हैं बुक से आपकी। कहाँ गया भाई क्वेश्चन इसमें का? यही सब दिया है 12, 15, 21। जैसे क्वेश्चन दे दिया है 12, 15 और 21 का LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15, 21 का LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए।
अब इसके पहले एलसीएम और एचसीएफ हम लोग जो गधैया गोल में पढ़ रहे थे, मतलब 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे, ऐसे वाला कहाँ गया, ये जो ऐसा लाइन खींच के कर रहे थे वो वाला। लेकिन अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब कि पहले हम जो ये 12 है, ये जो 15 है, ये जो 21 है, इन सबका अभाज्य गुणनफल लिखेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, जिससे जिससे 12 कटेगा लिखते जाइए। देखिए किससे कर रहे हैं, 2 ऐसे 12 का फैक्टर कर लीजिए, पता चल जाएगा। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4 तिहाई 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 का फैक्टर कर लीजिए। तो 15 को करेंगे 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को इसी तरह कर लीजिए, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 3 गुणे 7। ठीक है। अब ऐसे करने के बाद, इसको करने के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि बस ये चीज़ ध्यान में आपको रहे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉमन जो हों। तो अब सबसे ज़्यादा देखिए इसमें सब में 3 है कि नहीं, सब में 3 है कि नहीं, और कोई ऐसी संख्या जो तीनों में हो, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। तो इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, 3। क्या हो जाएगा, 3। अब इसका अगर मैं एलसीएम पूछूँ तब एलसीएम कैसे निकलता है, लीस्ट कॉमन मीन, मतलब कम से कम। ठीक है, लीस्ट मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मीन मतलब कि आपका इसमें देखो लिस्ट कॉमन मीन का अर्थ ही होता है कि पहले तो जो तीनों में कॉमन है उसको लिख लीजिए, तीनों में 3 कॉमन है। फिर उसके बाद जो संख्याएं कॉमन नहीं, जैसे ये बच गई सब ना, तो जो बच गई उनको भी लिखा जाता है। तो क्या लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 बचा इधर, और गुणे इधर 7 बचा। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 पंजे 60, 60 और 7 420, 60 6 42, 420 हो जाएगा नहीं, एलसीएम। तो ये आपका एलसीएम आ गया, और ये आपका क्या है, एचसीएफ। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने एलसीएफ और एचसीएफ निकालना सीखा। तो आप लोग को समझ में आया। एक आध क्वेश्चन और देख लें, एक आध क्वेश्चन और, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो ऐसे ही जब मज़े में पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे एकदम आराम से मस्ती में, ये नहीं कि मज़े एक पढ़ ले एक का दिन और कुछ समझ में ना आए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और उतना बस प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे हमने इस पर क्वेश्चन बता दिया, तो अपने बुक को खोलिए, बुक में सारा जो क्वेश्चन इस टाइप के हैं पूरे क्वेश्चन लगा दीजिए। मतलब आपको एलसीएम निकालना सीख लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीख लिए, वो कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड सीख लिए किसी भी भाज्य संख्या का, वो करिए। वृक्ष गुणनखंड सीख लिए, वो करिए। तो ये सब करेंगे तो धीरे धीरे आता जाएगा, क्लियर होता जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होता है, तब जाके वही कमांड आ जाता है। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं नहीं हम तो बड़ा कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब ये है कि वो बच्चा उस टॉपिक पे ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वो उस टॉपिक पे ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए कमज़ोर है, जिस टॉपिक पे ध्यान दे रहा है उस टॉपिक में मजबूत है। तो अपना अपना टॉपिक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, 8 9 25, 8 9 और 25, इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुणे 5। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन है। जब किसी में कुछ कॉमन नहीं होता है तो जानते हैं उसका एचसीएफ क्या होता है, तो उसका एचसीएफ जो होता है 1 होता है। क्योंकि 1 तो सब में होता है, चाहे आप लिखिए चाहे मत लिखिए, तो 1 तो सब में होता है, तो सब में कॉमन है। 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1।
अब एलसीएम का हो जाएगा, एलसीएम पूरा लिख दीजिए भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, और 5 पचे 25, 25 नहीं 75, तो 24 गुणे 75 गुणा कर लीजिए, 5 चौक के 20 के 0 अभी 2, 5 दूनी 10 2 12, और 7 चौक 28 के 8 अभी 2 कैरी बचा है, 7 दूनी 14 2 16, तो 0 0 8 1 1800, तो एलसी इसका आ गया कितना 1800, एलसीएम कितना आ गया 1800। तो ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा आपको, और आप लोग भी हम क्वेश्चन दे देते हैं खाक ठो, आप लोग उसको घर पे करिएगा तुरंत ही। जैसे क्वेश्चन है इसका 17 23 29, 17 23 29, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ले लीजिए 12 15 25 30, इनका आप लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो चालाक होंगे, तुरंत कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ और इसमें हम ट्रिक भी बता देते हैं, जैसे कैसे हम देख के बता दें कि इसका एलसीएम एचसीएफ का होगा। एचसीएफ आप बता सकते हो तुरंत देख के ही। देखो कैसे, जैसे मैं इसका पूछूं चाहे पहले इसका बताता हूं। अगर मैं पूछूं इसका बताइए, इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको जानते हो क्या खोजना पड़ेगा, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या खोजिए जो तीनों को काट दे, मतलब सबसे बड़ी संख्या हो और तीनों को काट दे। तो बताइए भाई क्या हो सकता है, 5 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों को काट दे। देखिए 5 नहीं 15, 5 25 25, 5 6 30, 5 के अलावा और कोई संख्या लीजिए किसी को काट ही नहीं पाएगी, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसमें देखिए ऐसी कोई संख्या है जो बड़ी से बड़ी जो तीनों काट दें। 17 तो केवल अपने आप से कटता है, 23 17 से कटेगा नहीं, 29 कटेगा नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या, मतलब सब अपने अपने से कटने वाले हैं, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो इसका एचसीएफ 1, इसका एचसीएफ क्या ना हो जाए। हमने तो एचसीएफ बता दिया, एलसीएम आप लोग बताएंगे। चलिए इसको हटाएं। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन आता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन आता है। एलसीएम एचसीएफ सीखने के बाद लसा और म संख्याओं और जो अभाज्य गुणनखंड हम निकाले जिन संख्याओं का, तो उन संख्याओं और लस और म में एक संबंध होता है। तो कौन सा संबंध होता है भाई देख लेते हैं उसको भी। आपका क्या है, संख्याओं तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, इस संबंध का होता है। जैसे कोई हम संख्या दे दिए, 2 संख्या, ज़्यादातर 2 वाले के लिए करते हैं, 2 संख्या हम दे दिए। मान लीजिए हम दे दिए एक की संख्या 10, एक के दे दिए 12, तो अब इनका लसा मसा कुछ होगा, जो भी होगा कुछ होगा भाई, लसा भी होगा और इनका मसा भी होगा कुछ। और ये कौन सी संख्या है, ये पहली संख्या है, और ये वाली क्या है, दूसरी संख्या है। तो इनका एक फार्मूला होता है, ठीक है, संख्याओं और लसा मसा में एक फार्मूला होता है। वो क्या फार्मूला होता है हम लिख देते हैं यहाँ पे। पहली संख्या, इतनी मर जाएगी नहीं, यहाँ से लिखें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इसको भी हम दिखाएंगे। पहले इस फार्मूले को समझ लीजिए। अगर कोई 2 संख्या आपको दी है, उसमें एक पहली संख्या होती है, एक दूसरी संख्या होती है, इनका लसा मसा में से
लसा मसा भी कुछ ना कुछ होगा करेगा। तो इनके में फार्मूला जो बनता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करोगे ना और उधर लसा मसा का गुणा करोगे, दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो क्या करेगा, इसमें से तीन ठी चीज़ आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, लसा दे दिया, तो कहेगा हमको मसा बताइए। या हो सकता है लसा दे दे, मसा दे दे और दूसरी संख्या दे दे, कह देगा हमको पहली संख्या बताइए। मतलब 1 2 3 4 में से तीन चीज़ आपको देगा और एक चीज़ पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए भाई, एक क्वेश्चन जैसे आ गया आपका कि 25 और 15 का, 25 तथा 15 का HCF 5 है, तो LCM बताइए। देखिए दो ठे संख्या दिया है, एक HCF दे दिया, मौसा पूछ रहा है। तो आप लोग को फार्मूला पता ही है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, या एलसीएम एचसीएफ लिख दें, एलसीएम गुणे एचसीएफ, है कि नहीं। अब पहली संख्या क्या भाई 25 है, दूसरी 15 है, तो लिख दीजिए पहली संख्या 25 गुणे 15 और एलसीएम तो हमको निकालना है और एचसीएफ दे दिया है 5। आई देखिए 5 इधर गुणा करा, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो लिख दीजिए एलसीएम बराबर 25 गुणे 15 बटे के 5, 5 त्याई 15, या इसको भी काट सकते थे। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 25 त्याई 75। कितना आसान है कि नहीं। तो इस प्रकार आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आएंगे। अभी इससे थोड़ा एडवांस भी क्वेश्चन आएंगे, उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये भी आते हैं, ये 100% आते हैं। अब इस पर क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन देखिए, पूछने का तरीका उसका कैसे है, इसे लिख देता है HCF। बहुत बच्चे इसके ना लिखावट को नहीं समझ पाते हैं। HCF 99 153 99 153 बराबर 9। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इतना क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं कि इसका लिखा है, तो लिखा का है पहले यही तो समझिए। ये कह रहा है 99 और 153 दूसरा संख्या है, उसका एचसीएफ दिया है 9। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए भाई, अब वही फार्मूला आपका है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना दी, पहली संख्या कितना है 99 गुणे दूसरी संख्या 153। एलसीएम कितना दिया भाई, निकालना है, और एचसीएफ कितना दिया है 9। कुछ कट पिट रहा है, ये गुणा इधर आके भाग करेगा। एलसीएम बराबर 99 गुणे 153 बटे के 9, 9 से तो कट ही जाएगा 11 बार में। तो एलसीएम बराबर 11 गुणे 153, 11 के इसमें गुणा कर लीजिए, 11 त्याई 33 के 3, अभी 3 कैरी बचा है, 11 पचे 55, 55 3 कितना हो जाएगा 58 के 8, अभी 5 बचा है, 11 कम 11 5 16। तो आपका एलसीएम इज इक्वल टू आ गया 1683। समझ में आया भाई। तो इस प्रकार आप लोग दूठ अगर संख्या दिया है उसका एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी दिया है, तो दूसरी चीज़ निकालने के लिए यही फार्मूला लगता है। आपका ये फार्मूला इसमें यूज होता है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आशा करते हैं आप लोग को जो हमने बताया वो समझ में आया होगा। तो हम एक बार वैसे ही बता देते हैं ओरली कि हमने क्या क्या पढ़ा।
पहले तो हमने सीखा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या हमने क्या क्या सीखा भाई? प्राकृतिक संख्याएं। फिर दूसरा हमने सीखा पूर्ण संख्याएं। फिर तीसरा हमने सीखा पूर्णांक। फिर उसके बाद चौथा हमने सीखा अभाज्य संख्या। फिर हमने पांचवा सीखा भाज्य संख्या। ये चीज़ सीखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? संख्या, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना, गुणनखंड करना सीखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? वृक्ष गुणनखंड, वृक्ष गुणनखंड सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? और हमने सीखा आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? फिर हमने देखा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से लस और मस, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ। फिर हमने क्या सीखा? संख्याओं तथा एलसीएम और एचसीएफ में संबंध को सीखा। संबंध ही था आपका जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमने आज क्या क्या सीखा भाई? 1 2 3 4 5 6 चीज़ें। तो 6 चीज़ें सीखे हमने। को आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। और इतने चीज़ पे आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, इस पे क्वेश्चन लगाइए, और नहीं आता तो फिर हमसे पूछिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी अपने दोस्तों को और संगी साथियों को सबको लेके शेयर करिए टारगेट बैच में। बताइए उनको कि भाई हम लोग 27 में इस बैच में मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें पूरा एकदम 100 में 100 नंबर लाने का एकदम कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।